अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अभी तक हम देख रहे थे परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो जब किसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जितनी भी संख्या है, आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सबको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए -7 है, ये पूर्णांक संख्या है, तो -7/1 लिख देंगे तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या। इसी प्रकार से क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होता है, सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, और सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है, और सारे पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो बच जाता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, √4, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 होगा, और 2 मतलब 2/1 परिमेय संख्या के रूप में आ गया। इसका हम दशमलव निरूपण जब करेंगे तो दशमलव निरूपण तो होगा इसका मान, लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये देखो √2, इसका जो मान है वो हम यदि लिखें, ज्ञात करें, तो ये √2 का जो मान है या √3 का मान है वो 1.1732050, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। यहां पर देखो कहीं बार भी नहीं लगा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये हर बार अलग अलग संख्या मिल रहा है। तो इसको जब परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये √2 का संख्या रेखा पर निरूपण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा धनात्मक है, ये आया आपका 0, ये हो गया 1, ये 2। अब यहां पर सबसे पहले हम 1 पर एक लंब डालेंगे, और वो उसकी इकाई कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे ये 1 है तो ये इतने ही यहां पर हम एक लंब डालेंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री। अब यहां से हम इस पर एक चाप काटेंगे, और चाप कितना होना चाहिए? तो वो ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ। त्रिकोणमिति में देखते हैं हम, सबसे पहले ये संपूर्ण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ये लंब है ए बी और ये सी, तो यहां पर ये कर्ण कहलाएगा। कर्ण किसके बराबर होता है? तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यदि ये दोनों का मान 1 1 है तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी। यानी यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल आएगा 2। यानी ए सी का मान हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर है तो ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ये जिसको हम बौधायन प्रमेय भी बोलते हैं। तो ये आ गया √2, यानी यहां पर जो मान आएगा वो √2 होगा। तो ये इसको हम जब मिलाएंगे, ये अब हम अपने प्रकार के सहायता से प्रकार को इतना ही फैला लेंगे और उसके बाद यहां पर रख के एक चाप काटेंगे। तो चाप काटेंगे तो ये इस तरह से हमको मिलेगा। ये ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वृत्त में ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या कहीं पर भी खींच लो ये भी इसकी त्रिज्या ही होगी। मतलब जितना
लंबाई इसका मान होगा उतना ही इसका भी होगा। तो उसी प्रकार से ये इनका मान तो √2 आया, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय हमने लागू किया तो √2 आया। तो यहाँ पर इनका मान √2 है, तो ये हम जब चाप काट रहे हैं मतलब वृत्त खींच रहे हैं, तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो यही कहलाएगा उसका √2 का स्थान। यानी √2 को हम जब प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर तो यहाँ पर यह आएगा। अब इसी प्रकार से इसी पर √3 को हम प्रदर्शित करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? √3, तो √3 के लिए ये देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर आ गया। लेकिन हमको इसको यानी त्रिज्या को √3 लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये 1 और यहां पर ये जो मान आया √3 का, ये यहीं पर हम एक लंब डालेंगे और वो 1 का हो, एक इकाई का हो। तो यहां पर यहां से यहां तक की दूरी √2 आया और ये आया 1, तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा? इसका मान होगा, ये इसका मान होगा, ये √3 होगा। कैसे होगा? तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 आया, तो ये आ जाएगा 3। अब ये किसका मान है? तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक का मान है, तो ये होगा √3, जो कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है। ये कर्ण का वर्ग, तो ये कर्ण बराबर, ये कर्ण का वर्ग का मान है। अब वर्ग यहां से हटाएंगे तो उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये आया। अब प्रकार के सहायता से वही फिर यहां तक हम फैलाएंगे और इसको खींचेंगे चाप, तो ये इस तरह से यहां पर आएगा, तो ये कहलाएगा √3 का मान। अब उसके बाद जब 4 का करेंगे तो यहां पर करेंगे तो वो यहां पर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 देखते हैं, इसको सरल करना। तो सरल करना कि यहाँ पर देखो ये √3 है, ये भी √3 है, तो यहाँ √3 हम अलग अलग कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 7 प्लस यहाँ बचा 11, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों में √3 है, तो इसलिए यहाँ जो चिन्ह है वही क्रिया हम यहाँ पर करेंगे, वो संक्रिया कर लेंगे, तो ये होगा 18√3, ये आ गया इसका आंसर। मतलब सरलतम रूप इसका प्राप्त करेंगे तो ये आएगा 18√3। इसी प्रकार से और कुछ प्रश्न, जैसे सेकंड प्रश्न है, यहाँ पर योग का है, ये दिया है 2√2 प्लस 3√5 और हमको इसके साथ जोड़ना है 5√2 माइनस 2√5, इन दोनों को जोड़ना है, योग ज्ञात करना है। तो इनका योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ये दोनों को हम योग के रूप में लिख दिए। अब उसके बाद ये 2√2 यहाँ भी है, ये प्लस है, तो उस स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे इसको हम लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर माइनस रहता, ब्रैकेट हटाते तो इसका चिन्ह बदल जाता। क्यों बदलता है? क्योंकि उसका गुणा होता। चिन्ह का जब गुणा होता है तो अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो उस स्थिति में माइनस हो जाता है, और सेम चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस होता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, प्लस ही आएगा, प्लस और माइनस तो माइनस ही आएगा, 2√5। यहाँ देखो 2√2 और ये है प्लस 5√2, वैसे यहाँ पर 3√5 और ये माइनस 2√5। यहाँ देखो दोनों में √2 है, तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7√2। यहाँ पर √5, यहाँ भी √5, तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। और बड़ी संख्या ये धन वाला है तो धन आएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे तो ये 1 आएगा, 1/5, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये इसके आंसर होंगे, तो वैसे ही हम इसको सरल कर सकते हैं।
हम इसको भी सरल करेंगे। यहाँ पर देखो ये दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो गुणा करते हैं, कैसे करते हैं, पहले पहले के प्रथम पद से दोनों का गुणा करेंगे, फिर दूसरे पद से दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका गुणा करेंगे तो 2 का 2 माइनस √3 के साथ, फिर ये है प्लस √3 का, ये फिर दोनों के साथ 2 माइनस √3, ये हो गया। अब यहां पर ये करेंगे गुणा 2 इंटू 2 4, अब इसके साथ ये माइनस, देखो जब गुणा किया जाता है तो अंडर रूट के अंदर में रहता है, उसका अंडर रूट के अंदर वाले से ही गुणा करते हैं, लेकिन बाहर है तो बाहर वाले से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसके अंडर रूट के बाहर में कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, और ये भी अंडर रूट के बाहर है क्योंकि यहाँ अंडर रूट वाला पद ही नहीं है। तो 2 इंटू 1 2 हो गया √3। अब वैसे यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 इंटू 2, तो 2 √3। अब इसका इसके साथ करें तो दोनों √3, ये भी √3, तो √9 हो जाएगा। √9 मतलब होता है 3, 3 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब यहाँ पर ये 2 √3, ये भी है 2 √3, एक प्लस है एक माइनस है, 0 हो जाएगा, ये बचा 4 माइनस 3, तो ये आ गया 1, ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम गुणा करके भी सरल कर सकते हैं। अब वैसे ही परमेयीकरण देखते हैं। परमेयीकरण का मतलब होता है हर का परमेयीकरण, जो हर में दिया हुआ है उसी से अंश और हर दोनों को हम गुणा करते हैं। ये जैसे 1/√5, इसके हर का परमेयीकरण करेंगे तो इनके अंश और हर दोनों में हम √5 से गुणा कर देंगे, ये √5 और ये बाई √5, ये अंश के साथ भी गुणा हर के साथ भी, तो ये कहलाता है हर का परमेयीकरण। तो ये हो जाएगा √5 इंटू 1 तो √5, √5 इंटू √5 तो √25, यानी √25 का मान कितना होगा 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा √5/5, ये हर का परमेयीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम दो पद में दिया हो हर, तो किस प्रकार से उसका परमेयीकरण करेंगे। तो वहां पर अगर दो पद में दिया है तो उनके बीच जो भी चिन्ह दिया रहता है, जैसे ये 6 प्लस √3 बाई 6 माइनस √3 इक्वल a प्लस b √3, ये दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है छठवां प्रश्न है a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर भी हम हर का परमेयीकरण करके इसको हल करेंगे और a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो हर का परमेयीकरण इनका करना पड़ेगा, ये 6 माइनस √3 है, तो यहां पर चिन्ह बदल देंगे हम, 6 प्लस √3 बाई 6 माइनस √3। अब इसको हमको गुणा करना है, चिन्ह बदल के, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ऊपर भी 6 प्लस √3, ये हर को ही लेना है हमको। हर में जो पद दिया है वही पद लेंगे, अंश और हर दोनों में, सिर्फ उसके बीच का चिन्ह को बदल के, तो ये कहलाएगा हर का परमेयीकरण करना। और ये जो दायां पक्ष है उसको वैसी को वैसी लिख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये देखो, इसका गुणा करेंगे दोनों का, दोनों सेम है, ये हो जाएगा 6 का पहले दोनों के साथ गुणा करें, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू √3 तो ये 6 √3, फिर इसका गुणा इसके साथ, ये भी आ जाएगा 6 √3, प्लस प्लस है सब, तो सारे प्लस में आएंगे, इसका इसके साथ, तो √3 इंटू √3 तो √9 यानी 3 आएगा। अब यहां पर देखो ये दोनों, एक माइनस है एक प्लस वाला है, तो इसका भी वैसे गुणा कर दें तो ये आएगा, या तो सीधा सीधा इसको इस तरह से भी हम घातांक सूत्र जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रथम पद का वर्ग और ये माइनस द्वितीय पद का वर्ग, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी तो गुणा करोगे तब भी यही आएगा। तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये 3 इक्वल a प्लस बी √3। अब यहां पर 36 प्लस 3 39, ये दोनों सेम है, √3 ये दोनों जुड़ जाएगा, 6 प्लस 6 12
√3। अब यहाँ 36 माइनस 3 39 होगा इक्वल a प्लस बी √3। यहाँ अलग अलग इसको हम लिख लें, जैसे ये अलग अलग है 39/33 और ये प्लस 12/33 √3 इक्वल a प्लस बी √3। यहाँ पर देखो a के जगह में जो मान है वो a का मान होगा और b के जगह जो मान है वो b का होगा। तो हम यहाँ पर a इक्वल 39/33 ये a की जगह और ये √3 वाला के पद के सामने में है तो ये b है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल 12/33। चाहो तो इसको और सरलतम रूप में बदल सकते हो, 3 से भाग चले जाएगा, ये 13 और ये 11, ये भी 3 से भाग जाएगा 4/11। तो इस प्रकार से a और b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं।